नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है शुंग वंश एवं कण्व वंश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं शुंग वंश एवं कण्व वंश के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे कण्व वंश एवं शुंग वंश। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे शुंग वंश के बारे में और इसके बाद जानेंगे कण्व वंश के बारे में। अब शुंग वंश की यदि बात की जाए तो शुंग वंश का जो शासनकाल था 185 BC से लेकर 73 BC तक रहा था। शुंग वंश के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? तो संस्थापक यानी फाउंडर की हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग थे, और यही पुष्यमित्र शुंग हैं जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश शुंग वंश की जो है स्थापना की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है किस प्रकार जो है शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो मौर्य वंश का एक अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ। ये जो एक कमज़ोर शासक था, इसीलिए जो है पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की जो है स्थापना कर दी थी शुंग वंश की। और शुंग वंश जो है कैसा साम्राज्य था? यह है जो एक ब्राह्मण साम्राज्य था। याद रखें दोस्तों, शुंग वंश जो है एक ब्राह्मण साम्राज्य था और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? विदिशा बना ली थी, जो कि MP में थी। याद रखें दोस्तों, विदिशा MP ये राजधानी यानी कैपिटल बनाई थी। किसने बनाई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है ये कैपिटल यानी राजधानी जो है बनाई गई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी राजभाषा क्या थी। तो इनकी राजभाषा थी संस्कृत। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो शुंग वंश था इनकी राजभाषा क्या थी? इनकी राजभाषा थी संस्कृत भाषा। अब इसने जो है 84,000 स्तूपों को तुड़वाया था, यानी जो पुष्यमित्र शुंग हैं इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वाया था। कहा जाता है दोस्तों, यानी जब ये आया था पुष्यमित्र शुंग तो इस समय जो है बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला होने लगा था और साथ ही जो है हिंदू धर्म जो है समाप्त होने की कगार पर था। हिंदू धर्म की कोई बात ही नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए जो है जब ये आया पुष्यमित्र शुंग तो इसने जो है अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को जो है तुड़वाया और इसके बाद इसने ही जो एक भरूत स्तूप का निर्माण करवाया था। इसने स्वयं, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। यानी इसने 84,000 तो तुड़वाए थे, लेकिन इसने स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने जो है भरूत स्तूप को बनवाया था, जो कि MP के सतना जिले में है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है कि भरूत स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है बनवाया गया था। अब इसके काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल जो है कहा गया था, यानी जिस समय इसका शासन चल रहा था पुष्यमित्र शुंग का, तो इसके काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल जो है कहा जाता था, क्योंकि जब इसका शासन आया तो इसी के शासन में जो है वैदिक पुनर्जागरण यानी वेदों की बात जो है दोबारा से होने लगी थी और इन्होंने वेदों का पालन करना जो है शुरू करवाया था। तो इसलिए इसके काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही इसी के समय जो है इसी के समय यवनों ने आक्रमण किया था और यवनों की यूनान शाखा की तरफ से जो है डेमेट्रियस ने जो है आक्रमण किया था। किसके समय? तो डेमेट्रियस ने जो है किसके समय आक्रमण किया था? तो इसने जो है पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमण किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो है पतंजलि रहते थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो पतंजलि थे ये किसके दरबार में रहते थे? पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और साथ ही दोस्तों इन्होंने जो है योग शास्त्र लिखा था और साथ ही महाभाष्य भी जो है इन्होंने लिखा था। और ये महाभाष्य जो है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर जो है लिखा था। यानी जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इन्होंने एक तो योग शास्त्र लिखा, एक लिखा था महाभाष्य, और ये महाभाष्य जो है पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी, इसी से प्रेरित होकर जो है लिखा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और पाणिनि कौन थे? ये पाणिनि की हम बात करते हैं तो ये जो है महापद्म नंद के समकालीन थे, लेकिन किसके दरबार में रहते थे? धनानंद के दरबार में जो है रहते थे। और धनानंद की हत्या किसने कर दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसके बाद मौर्य साम्राज्य हम पढ़ते हुए आए थे। और इसी प्रकार मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ और इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने
एक नए वंश सुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र सुंग के लिए। यानी पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र सुंग के लिए। अब दोस्तों ये अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं? ये राज्य विस्तार के लिए किए जाते हैं। किसके लिए? राज्य विस्तार के लिए जो है किए जाते हैं। कहा जाता है दोस्तों, यानी सेना जो है घोड़ा छोड़ती है, यानी ये अपना शक्तिशाली होने का फ़ायदा उठाते थे। सेना जो है घोड़ा छोड़ती थी। जिस प्रकार ये घोड़ा छोड़ दिया, कहा जाता है जहाँ तक ये घोड़ा जाता था तो वहाँ तक जो है इस राजा का जो है साम्राज्य हो जाता था। अगर कोई घोड़े को रोकने का प्रयास करता था तो पीछे, घोड़े के पीछे जो है सेना आती थी, तो उसके साथ जो है युद्ध करना पड़ता था। अगर सेना जो है, जब आपस में युद्ध होता था तो जब युद्ध होता था जिसमें इसकी जीत होती थी तो उसी प्रकार जो है इसका निर्णय होता था कहाँ तक जो है किस राजा का जो है विस्तार है या किस राजा का जो है साम्राज्य होगा। तो इस प्रकार जो है ये अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। किसके लिए? राज्य विस्तार के लिए जो है किए जाते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 2 अश्वमेध यज्ञ जो है किसने करवाए थे? पतंजलि ने करवाए थे। किसके लिए? पुष्यमित्र सुंग के लिए करवाए थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारी कौन थे। तो पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारी कौन थे, यहाँ पे हम बात करते हैं। यानी पुष्यमित्र सुंग के बाद जो है गद्दी पर कौन आया था? अग्निमित्र, साथ ही वसुजेठ, वसुमित्र और साथ ही देवभूति, जो कि अंतिम शासक था सुंग वंश का। यानी उत्तराधिकारी कौन बनता है दोस्तों? तो अग्निमित्र बनता है। और इसी के समय जो है दोस्तों क्या होता है, यज्ञसेन के बीच और साथ ही दोस्तों अग्निमित्र के बीच जो है एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं हम विदर्भ का युद्ध। किसका दोस्तों? विदर्भ का युद्ध जो है कहते हैं। अब ये विदर्भ का युद्ध का क्या कारण है? यानी यज्ञसेन और माधवसेन जो है इनमें आपस में युद्ध होता है और यज्ञसेन जो है माधवसेन को हराने के लिए जो है इसकी बहन मालविका को जो है उठा लेता है, अपहरण जो है कर लेता है। और इसी माधवसेन की मदद कौन करता है? तो इसी माधवसेन की मदद करता है ये अग्निमित्र। अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच जो है युद्ध होता है जिसको विदर्भ का युद्ध जो है कहा जाता है। और जब अग्निमित्र इस युद्ध को जीत जाता है तो ये जो है किसको? मालविका को आज़ाद कर देता है। जब ये देखता है कि मालविका जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है तो ये मालविका से जो है प्रेम करने लगता है, यानी प्यार करने लगता है और आपस में शादी कर लेते हैं। और इन दोनों की जो प्रेम कहानी थी अग्निमित्र और मालविका की, इन्हीं के ऊपर जो है कालिदास ने क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम जो है लिखा है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अग्निमित्र के बाद आता है वसुजेठ, फिर वसुमित्र जो कि पौत्र होता है। किसका पोता होता है? ये होता है पुष्यमित्र सुंग का पोता होता है। और फिर देवभूति जो है अंतिम शासक होता है सुंग वंश का। और साथ ही दोस्तों जो अंतिम शासक है इसने जो है, यानी इसने सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है यवनों को हराया था। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है किसने यवनों को हराया था? ये हराया था देवभूति ने, जो कि अंतिम शासक था। क्या याद रखेंगे दोस्तों? यानी वसुमित्र ने हराया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो अग्निमित्र है इसने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। और उस समय कलिंग में जो है चेदी वंश या कलचुरी वंश हुआ करता था जिसका प्रतापी शासक जो है खारवेल था। और खारवेल ने जो है हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया था जो कि प्राकृत भाषा में था। और इसमें जो है कलिंग प्रशासन के बारे में बात की जाती थी और भारतवर्ष का उल्लेख यानी शब्द जो है कहाँ पे? कलिंग प्रशासन या किसमें दोस्तों? हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो ये अग्निमित्र था इसने जो है कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था। तो उस समय कलचुरी वंश या चेदी वंश हुआ करता था। और यहाँ पर जो है इस समय प्रतापी शासक खारवेल हुआ करता था जिसने जो है हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया था प्राकृत भाषा में, जिसमें कलिंग प्रशासन और भारतवर्ष शब्द का उल्लेख जो है मिला था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं हम सुंग वंश के बारे में। तो सुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अब देवभूति की हत्या जो है वासुदेव ने करके एक नए वंश कणप वंश की जो है स्थापना की थी। जिस प्रकार दोस्तों हमने जाना था कि पुष्यमित्र सुंग ने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी। तो इसी प्रकार जो है वासुदेव ने जो है सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके जो है एक नए वंश कणप वंश की जो है स्थापना की थी। तो अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों कणप वंश के बारे में। तो कणप वंश का शासनकाल 73 BC से 23 BC तक जो है रहा था। संस्थापक यानी फाउंडर थे वासुदेव।
और इन्होंने 2 राजधानियाँ बनाई थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। इनका अंतिम शासक था सुशर्मन। कौन था दोस्तों? सुशर्मन। कणप वंश से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, संस्थापक और अंतिम शासक पूछा जाता है बस। तो कणप वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। और इस सुशर्मन की हत्या जो है सिमुक के द्वारा की जाती है और एक नए वंश सातवाहन वंश की जो है स्थापना की जाती है। तो सातवाहन वंश की स्थापना कौन करेगा? सिमुक करेगा, जो कि सुशर्मन की हत्या करके एक नए वंश सातवाहन वंश की जो है स्थापना करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इससे आगे दोस्तों कल की क्लास में हम सातवाहन वंश के बारे में जो अच्छे से जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।